नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के लाइव शो मैरी टॉक में मैं आपकी होस्ट उदय शिल्पा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारा शो अपने आप में खास है क्योंकि इसमें हम आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में सीधे तौर पर आपसे बात करते हैं और हर बार बात करने के लिए एक विषय के साथ एक विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं के बारे में और इन दोनों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आनंद शाह जायडस हॉस्पिटल से। आप एक्सपर्ट हैं मस्तिष्क के भी और रीढ़ की हड्डी के भी, यानी न्यूरोसर्जन। तो चलिए उनका करते हैं शो में स्वागत और उसके बाद शुरू करेंगे हमारे सवालों का सिलसिला। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं के बारे में और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं के बारे में। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि मस्तिष्क से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो वो दो टाइप के हेमरेज हो गए और ओल्डर एज में कभी कभी ब्रेन मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हमारा एज होता है वैसे स्कल बोन का साइज तो सेम रहेगा लेकिन ब्रेन श्रिंक होता है, थोड़ा साइज में छोटा होता है। तो उसमें थोड़ा सा भी हेड शेक हो गया कि गाड़ी खोलते समय शायद वो जो डोर है वो हिट हो गया। जी। तो वो हमको लगता है कि क्या है, इसमें तो कुछ डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ओल्ड एज में थोड़ा सा भी इंजरी होता है तो उसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे लेयर्स बनते हैं और वहाँ पे ब्रेन का फ्लूइड सिक्रेट करते करते वहाँ पे पूरा हेमरेज का लेयर बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ और 3 मंथ्स। अच्छा। तो 3 महीने बाद हॉस्पिटल में आते हैं और स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन, तो उसमें दिखता है कि बड़ा सा हेमरेज है ब्रेन की लेयर पे। अच्छा। तो हम फिर डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि कहीं पे हिट हो गया था, कहीं पे छोटा स्लिप हो गया था, गिर गए थे। सो इस तरह के हेमरेज के केसेस वी सी। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, लकवा जिसे कहते हैं पैरालिसिस, इसके भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत क्या डिटेल में अगर आप समझाएंगे तो? मोस्ट कॉमन कॉज जो पैरालिसिस का हम देखते हैं वो है ब्रेन स्ट्रोक। उसको ब्रेन अटैक बोलते हैं। जी। जैसे हार्ट अटैक आता है उतना ही सीवियर है ब्रेन अटैक। लेकिन सबको पता है कि हार्ट अटैक ये चीज़ है, छाती में दर्द हो गया, हाथ में दर्द गया तो चलो ईसीजी करा देते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, तुरंत ठीक हो जाता है। ब्रेन अटैक का लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है अभी तक। ब्रेन अटैक में 2 तरह के हेमरेज या फिर स्ट्रोक, मतलब जो उसमें एक तरह है कि अचानक हेमरेज हो गया उस जगह पे तो फिर पैरालिसिस हो सकता है। अच्छा। तो वो भी एक ब्रेन अटैक है। और दूसरा रीजन फॉर ब्रेन अटैक जिसमें पैरालिसिस होता है उसमें खून की नली का ब्लॉक हो जाना अचानक से। जैसे हृदय की खून की नली ब्लॉक हो जाती है तो एमआई होता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन होता है, हार्ट अटैक होता है। ऐसे ही ब्रेन की खून की नली ब्लॉक हो गई, उसमें फैट जम जाती है या कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और सिकुड़ जाती है नली। तो काफ़ी टाइम से ऐसा रहता है, लेकिन कुछ स्ट्रेनियस एक्टिविटी किया या कुछ किया तो अचानक ब्लॉक हो जाती है। जी। और फिर उस हिस्से में खून नहीं पहुंचता है और पूरा फेस से लेके पूरा बॉडी में पैरालिसिस होता है। फेस टेढ़ा हो जाता है, हाथ गिर जाते हैं, पैरों में पैरालिसिस हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द, मैंने पहले ही बोला कि ब्रेन को जिस हिस्सों में डिवाइड करते हैं और जहाँ की खून की नली ब्लॉक हुई उस हिसाब से उनको सिम्टम्स दिखते हैं। सब में पैरालिसिस नहीं होता है। जब छोटे मगज में स्ट्रोक आता है ऐसा तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, जो मैंने बताया कि कैसे हाथ उठाना है, ग्लास उठाना है, कैसे डे टू डे काम करना है, उसमें इफेक्ट होता है। जी। ये जो ब्रेन कैंसर है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो ब्रेन कैंसर कैसे होता है, कैसे डायग्नोस होता है और इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो नॉर्मल पेशेंट से कैसे अलग होते हैं? यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने थोड़ा शॉर्टली पूछ लिया कि कैसे होता है। हाँ। सब पेशेंट पूछते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, अचानक मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा एमआरआई स्कैन में इतना बड़ा कैंसर कैसे आ गया। हाँ। सो कुछ केस में जेनेटिक कॉजेस फाइंड हुए हैं। जेनेटिक मतलब ऐसा नहीं है कि फैमिली में आते हैं तो मेरे को हुआ तो मेरे नेक्स्ट जनरेशन को होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ हमारा जैसा ग्रोथ होता है तो बॉडी में जो जीन्स होते हैं उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो म्यूटेशन इकट्ठा होकर ब्रेन कैंसर को डेवलप करते हैं बॉडी में। तो उसका में पीडियाट्रिक एज ग्रुप में डिफरेंट टाइप के कैंसर हो सकते हैं, दूसरी मिडिल एज ग्रुप में दूसरे टाइप के हो सकते हैं और ओल्डर एज में डिफरेंट टाइप के कैंसर हो सकते हैं।
पीडियाट्रिक केसेस में जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो यूजुअली हम क्योंकि वो उनको टाइम नहीं मिलता है, जैसे बर्थ हुआ और हमने देखा कि 1 या 2 साल में बहुत बड़ा ब्रेन ट्यूमर है जी। तो वो ज़्यादातर कैंसरस ट्यूमर पीडियाट्रिक केसेस में हम देखते हैं। जो मिडल एज ग्रुप के पेशेंट में कैंसर पाए जाते हैं वो बिनाइन ट्यूमर्स बोलते हैं, जो स्लोली बड़े होते हैं, कहीं पे स्प्रेड नहीं करते हैं लेकिन वहीं पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करते हैं। तो वो बिनाइन ट्यूमर्स मिडल एज में पाए जाते हैं। 50 to 70 ईयर्स जैसे ओल्ड एज पेशेंट में हाई ग्रेड कैंसर ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, जब किसी को ब्रेन कैंसर होता है तो अगर मैं तो कह रही हूँ एक रूटीन लाइफ में जीने वाले इंसान को क्या ऐसा कोई खास सिम्टम्स आते हैं कि भाई नींद नहीं आ रही या सर में बहुत दर्द है, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आते हैं? मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज हेडेक। तो ऑलमोस्ट 75 to 80% हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, बाइफ्रंटल हेडेक जिसको हम बोलते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो अंदर जैसे ये तो स्कल बोन तो उसका साइज फिक्स है, अभी ये हमने कुछ ट्यूमर या कुछ भी चीज ऐड हुआ या हेमरेज ऐड हुआ तो ब्रेन को प्रेस करेगा, तो उसकी वजह से ब्रेन का अंदर की कैविटी का प्रेशर बढ़ता है, ओवरऑल प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्रेन का आउटर लेयर जो हम ड्यूरा बोलते हैं वो स्ट्रेच होता है, उसकी वजह से यहाँ पे हेडेक होता है। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। और जैसे भी इंट्राक्रैनियल टेंशन बढ़ता है तो आंखों की नस में भी ब्रेन का फ्लूइड जाता है, तो वहाँ पे भी प्रेशर करता है, तो देखने में तकलीफ आ सकती है। कभी कभी डबल विजन आती है, कभी कभी धुंधला दिखता है, और उनको मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग होते हैं या और नोजियस सेंसेशन रहता है कि उल्टी होगा, अभी उल्टी होगा। तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन है, मतलब जिसको एकदम से ट्यूमर आया। कभी कभी मैंने बोला कि जो मिडिल एज में ट्यूमर है वो धीरे धीरे प्रेजेंट करते हैं, तो वो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, उसमें हेडेक का तो रहता है लेकिन वॉमिटिंग ऐसा अचानक से नहीं आता है उनको। मतलब मैंने बोला कि जिस हिस्से में ट्यूमर है उसके हिसाब से सिम्टम्स डेवलप होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ब्रेन वो एकोमोडेट करता रहता है, तो उनको उस हिसाब से मतलब हाथ में थोड़ा कमजोरी लगता है तो आता है कि मेरा हाथ बराबर नहीं चल रहा है। अच्छा, वो इससे रिलेट हो जाता है। हाँ, उन कभी कुछ पेशेंट को मिर्गी आ जाती है, क्योंकि कोई भी चीज बाहर का है वो ब्रेन को इरिटेट करता है, तो वो एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं तो मिर्गी आता है। उसमें भी कुछ काफ़ी टाइप्स के प्रकार होते हैं मिर्गी में भी। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट को बेहोश हो जाता है मिर्गी आने से, या फिर वो हाथ पैर ऐसे मूवमेंट करता रहता है और आंखें बंद करके पड़ा रहता है, वो हम बोलते हैं। कुछ पेशेंट में ऐसे सिर्फ फेस का मूवमेंट होता रहता है, या फिर हाथ का इतना थोड़ा मूवमेंट होगा, या फिर हेड ऐसा नोड करता रहेगा, तो ऐसे टाइप्स के भी एपिलेप्सी होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंटेशन उसके बाद हम MRI या CT स्कैन कराते हैं और उससे डायग्नोस करते हैं। अच्छा, अमूमन डॉक्टर से पूछते हैं कि हमें हेल्दी रहना है, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, तो हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर्स उस हिसाब से हमें सजेशन देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दिमाग को मजबूत रखना हो या इस तरह की कॉज ही हमारी लाइफ में हमें फेस ना करना पड़े और आपसे दूरी बना के रखनी पड़े, तो क्या कर सकते हैं सर? हम तो विश करते हैं कि हमसे दूरी बनाए रखे डेफिनेटली, बिकॉज हम जो डे इन डे आउट देखते हैं, वी ऑल्सो फील द सेम स्ट्रेस व्हाट पेशेंट्स आर सफरिंग, क्योंकि इट्स डेफिनेटली हम हर दिन वो देखते हैं कि ये पेशेंट तो बहुत अच्छा था, वो बताते भी है, और अभी इस कंडीशन में आया है, तो वी वांट कि इस तरह के केसेस हमको नहीं आए, लेकिन आते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, तो वो तो मैनेज करते ही है। अभी आप बोल रहे हो कि क्या करें जिससे हम प्रिवेंट कर सके, तो कुछ माइन्यूट चीज़ें है जिसमें, जैसे कि प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर है, मैंने स्ट्रोक का बताया, BP बढ़ जाता है, डायबिटीज़ है, तो वो हम BP को कंट्रोल में कर सकते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में है। दूसरा चीज़, कुछ कैंसर वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं ब्रेन में, हालांकि ऐसा कुछ रीज़न पाया नहीं गया है कि मैं स्मोकिंग करता हूँ तो मुझे ये कैंसर होने का रिस्क है, दैट इज़ फॉर अदर कैंसर्स। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रेन कैंसर के लिए तो नहीं है, लेकिन हम स्ट्रेस फ्री रहने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, हमने भी केसेस सुने कि उसकी रीढ़ की हड्डी में TB हो गई थी, तो ये जो रीढ़ की हड्डी में TB होना है, ये क्या चीज़ है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन इन एनी स्पाइन
इज अ ट्यूबरकुलोसिस। वो आपने सही पॉइंट बताया कि टीबी का, क्योंकि हमारे देश में जहाँ पे भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे टीबी इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टीबी इज पल्मोनरी टीबी, जो हम देखते हैं कि उसको खांसी में वो टीबी आया। लेकिन जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जिसको बोलते हैं उसमें स्पाइन भी कॉमनली अफेक्ट होता है। उसमें जो बोन है, उसके जो हड्डी की रीढ़ की हड्डी है, उसका नीचे का जो गादी, मतलब बीच में गादी होती है और ऊपर और नीचे हड्डी होती है, तो वो गादी के ऊपर और नीचे इफेक्ट होता है और हड्डी वीक हो जाती है। और रेयरली वो तो स्पाइनल कॉर्ड में तो नहीं पहुंचता है, मतलब बहुत रेयर केसेस में ट्यूबरकुलस जो स्पाइन में, मतलब जो ब्रेन मैटर को इन्वॉल्व करता है, नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। मोस्ट कॉमनली इट्स कॉजिंग प्रेशर ऑन द स्पाइन। जो हड्डी में टीबी हुआ और जिससे वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द वो बोनी स्ट्रक्चर हुआ, उसकी वजह से जो पस बनता है, जो भी बनता है, वो बीच में स्पाइन होती है, स्पाइनल कॉर्ड, उसको प्रेस करता है जी। तो वो प्रेशर इफेक्ट से हमको डायग्नोसिस पता चलता है कि, और उसके बाद एमआरआई कराते हैं, उससे पता चलता है कि इस पेशेंट को टीबी होने की संभावना है जी। उसके बाद उसमें तो फिर बायोप्सी करके हम कल्चर कर सकते हैं, या तो फिर जैसे श्योर होता है, जो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस कंफर्म होता है, तो फिर डायरेक्टली हम एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देते हैं जो 1 से 1.5 साल तक चलता है जी। अच्छा, बात करते हैं स्लिप डिस्क की। ऐसे अमूमन बहुत पेशेंट्स होते हैं जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, तो क्या स्लिप डिस्क एक एक्सीडेंटल केसेस की वजह से होता है या हमारे रूटीन जो हमारी दिनचर्या है उसमें जो एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से होता है? रूटीन केसेस में ज़्यादा पाया गया है। एक्सीडेंट के केस में फ्रैक्चर्स और वो सब एलिमेंट देखते हैं। रूटीन केसेस में क्यों ज़्यादा पाया गया है, क्योंकि अभी हमारी लाइफस्टाइल हैज़ चेंज्ड अ लॉट। पहले हम सुनते थे कि मेरे दादाजी इतना चल के काम जाते थे, इधर जाते थे, उधर जाते थे। ऐसी फैसिलिटीज़ अभी इतनी डेवलप हो चुकी है कि कुछ भी है, वी गो विद द 2 व्हीलर और 4 व्हीलर और फिजिकल एक्टिविटी। देयर इज अ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली, एंड फूड हैबिट्स आर आल्सो चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। पहले हम जो फ्रेश बना है वो खाते थे, अभी हम बर्गर्स, पिज्जा खाते हैं। सो इट्स नथिंग रॉन्ग इन ईटिंग, बट इट्स लाइक completely on to the burgers and pizzas. Right. So that is also not correct. Healthy lifestyle is very important. Other thing is obesity. Obesity has a major role in causing slip disc, because जो भी स्पाइन पे लोड आता है तो वो पूरा बॉडी का ही आता है, बॉडी का ही आता है। और जैसे भी हमारा ओबेसिटी बढ़ता है तो वो टमी बढ़ता है, सो दैट इज कॉजिंग इनडायरेक्ट प्रेशर ऑन द बैकबोन्स। हम बात कर रहे हैं स्लिप डिस्क की। आपने जैसे कहा कि स्लिप डिस्क की वजह जो है एक ओबेसिटी भी बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से इससे प्रॉब्लम आती है। क्या ओबेसिटी के अलावा भी किसी कारण से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है? यस जी। एक चीज है स्मोकिंग। बहुत सारे यंग पीपल स्मोक करते हैं, उससे क्या होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डीजेनरेटिव चेंजेस इन द स्पाइन दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। सो इट्स अ बिग फैक्टर दैट इज कॉजिंग स्लिप डिस्क। और ये मैं सर माफ़ी चाहूँगी, मैं पहली बार सुन रही हूँ, ये मेरे दिमाग में पहली बार बात आ रही है कि स्मोक करने से स्लिप डिस्क पे इफेक्ट आता है, क्योंकि अमूमन हमने ये सुना है कि मुंह का कैंसर हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। वो तो बहुत रेयर केसेस में मुंह का कैंसर और वो सब होता है, लेकिन दैट्स स्मोकिंग की वजह से स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम बहुत कॉमनली पाया गया है जी। बहुत सारे क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं और तंबाकू खाते हैं, उसमें जो स्लीप में जो डिस्क होती है उसमें जो पानी का कंटेंट है वो कम हो जाता है, वो डिहाइड्रेट हो जाती है और उनमें डिजेनरेटिव चेंजेस जो भी मतलब जो घिसारा बोलते हैं हड्डी के बीच में तो वो ज़्यादा पाया जाता है जी। इट्स कॉमन। ओके, अच्छा मेरा सवाल एक ये भी है कि स्लिप डिस्क में गांठ वाट भी कुछ होती है, ऐसा कुछ है क्या? बैकबोन में या रीढ़ की हड्डी में कुछ गांठों की भी प्रॉब्लम होती है? हाँ, स्पाइनल ट्यूमर्स रहते हैं, जैसे ब्रेन के ट्यूमर्स रहते हैं वैसे स्पाइन के ट्यूमर्स भी रहते हैं, लेकिन स्पाइनल ट्यूमर्स की पॉसिबिलिटी जो भी इंसिडेंस जो बोलता है कि पॉपुलेशन में कितना है, तो दैट इज लेस देन ब्रेन ट्यूमर्स। ब्रेन ट्यूमर के केसेस ज़्यादा होते हैं, स्पाइनल ट्यूमर्स के कम होते हैं, और उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर होते हैं। कुछ जो होते हैं, हमारी स्पाइन जो L1 तक एंड हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ से फिर रूट्स निकल के पैरों में जाते हैं, तो जो L1 तक है स्पाइन, उसमें स्पाइनल कॉर्ड के कंटेंट में कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो ब्रेन के सब्सटेंस में होते हैं वैसे, और कुछ ट्यूमर्स होते हैं वो जो नर्व्स में जाते हैं, तो उसके ट्यूमर्स अलग रहते हैं। तो
डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर्स रहते हैं स्पाइन में भी जी। यस मेरा सवाल यहाँ पे एक और है कि अगर जो लोग आजकल फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, और जैसे कि अमून आपने कहा कि स्लिप डिस्क मोस्ट ऑफ घरेलू काम या किसी भी इस तरह की एक्टिविटी से होता है, अगर इन केस घर पर कोई व्यक्ति है और उसके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो दैट टाइम जो फर्स्ट एड है अगर हमें देना हो तो क्या फर्स्ट एड दिया जा सकता है इस तरह के पेशेंट को? स्लिप डिस्क के पेशेंट को ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड से मूवमेंट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा मूवमेंट होगा, जैसे कि बैंडिंग किया तो प्रेशर बढ़ेगा और डिस्क और ज़्यादा बाहर निकलेगा। अच्छा। तो जिसको भी पेन हो रहा है स्लिप डिस्क की वजह से, उसको ज़्यादा झुकना नहीं है, अननेचुरल मूवमेंट्स नहीं करनी है, जो बॉडी का नॉर्मल मूवमेंट है उतना ही करना है, बैंड नहीं करना है, ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं करना है जी। जिस चीज़ से हमारा डिस्क का प्रेशर बढ़ता है वो चीज़ अवॉइड करनी है। तो कुछ थोड़ा बहुत वेट ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेट उठाने से डिस्क का प्रेशर बढ़ता है और डिस्क और निकलती है जी। तो हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है। कुछ अभी बड़े लोग हैं तो उनको बच्चे उठाने होते हैं, तो बच्चे कैसे उठाने वो भी सीखने की बात है। जैसे बैंड करके उठाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू बैंड फ्रॉम द नीज फर्स्ट, तो घुटने से बैठना है, फिर उठा के खड़ा होना है ताकि सीधा प्रेशर ना आए स्पाइन पे। तो ये सब चीजें हैं जो ध्यान रखना है जिस पेशेंट को जो भी सफर कर रहा है ऐसे पेन से। अच्छा, कमर का खिसकना, गर्दन का खिसकना, ये क्या है? मुझे समझ नहीं आया किस तरह की समस्या है। तो ये गादी खिसकती है, वही मतलब उसको बोलते हैं कि गादी खिसक के। अच्छा, स्लिप डिस्क को ही हिंदी में जो कहते हैं अमूमन जो हमारी आम धारणा की भाषा है उसमें कहा जाता है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जो लोग सोते हैं रात को वो तकिया लेने में बड़ा उन्हें तकलीफें आती हैं और इससे कहीं ना कहीं वो सर से रिलेट करते हैं कि हम तकिया लगाते तो हमारे सिर में दर्द होता है, और हम तकिया नहीं लगाते हैं तो भी हमारे सिर में दर्द होता है। तो ये मुद्दा किस चीज़ का, क्या तकिया लगाने से है या मेंटली उनको सिर में कोई प्रॉब्लम होती है? वैसे मेंटली है, लेकिन तकिया भी यूज करने की कुछ टेक्निक्स होती है। तो तकिया है वो सिर्फ सर के नीचे नहीं रहना चाहिए, गर्दन के नीचे पूरा रहना चाहिए, जिससे गर्दन को सपोर्ट मिले। और बहुत बड़ा तकिया नहीं रखना चाहिए और बहुत फ्लैट भी नहीं रखना चाहिए, मीडियम साइज का तकिया, जिससे हमारा सर्वाइकल पोस्चर ऐसे मेंटेन रहे, जैसे राजा देखते हैं ऊपर ही देखते हैं, ऐसे मेंटेन रहे। तकिया ऐसे रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, बहुत मतलब अंदर रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हमारा नॉर्मल जो पोस्चर रहे ऐसे तकिया रखना चाहिए, तो जिससे सर्वाइकल प्रॉब्लम कम हो, जिससे ये हमारा हेड और सर्वाइकल का जो अलाइनमेंट है, वहाँ की जो नस है उस पर प्रेशर कम आएगा, तो ये हेडेक भी कम होगा। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर जब होता है, मैं यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहूँगी, जो हमारी बैकबोन हमारी रीढ़ की हड्डी है, जब इनमें फ्रैक्चर्स होते हैं तो अमूमन भाषा में कहते हैं कि पत्तियाँ यूज़ की जाती हैं, स्टील की, मेटल की, दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। तो मैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी कि किस तरह की जो बैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है मटेरियल वो क्या होता है, और अगर किसी आदमी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके बाद जो हॉस्पिटलाइज होने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, वो कितने दिन में रिकवर हो जाता है, कैसे वो खुद को रिकवर कर लेते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन आई गो फर्स्ट। तो उसमें जो भी फ्रैक्चर होता है उसको अलाइनमेंट करने के लिए हम रॉड्स और स्क्रू का यूज करते हैं जी। और डिपेंडिंग ऑन द फ्रैक्चर, कुछ केस में जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ केस में जरूरत पड़ता है जी। कुछ केस में सिर्फ हड्डी का वो पार्ट जो प्रेशर कर रहा है वो निकालने से ट्रीटमेंट हो जाता है। और जिस पेशेंट में सिग्निफिकेंट फ्रैक्चर हुआ है कि पूरा अलाइनमेंट बिखर गया है, उसमें स्क्रू और रॉड डालने का जरूरत पड़ता है। बहुत सारे मटेरियल आ रहे हैं मार्केट में, तो टाइटेनियम इज द बेस्ट सॉल्यूशन। टाइटेनियम का वो हम स्क्रू और प्लेट लगाते हैं, जिससे तो उसमें एमआरआई भी कर सकते हैं बाद में कभी भी। ऐसा नहीं है कि वो रॉड इम्प्लांट है तो एमआरआई नहीं कर सकते, एमआरआई कर सकते हैं। ऐसे इम्प्लांट आते हैं और ड्यूरेबल रहते हैं, तो जल्दी स्क्रू ब्रेकेज का या रॉड ब्रेकेज का रिस्क उसमें हट जाता है। दूसरा चीज है कि जिस पेशेंट में जो फ्रैक्चर हुआ उसका बोन कैसा है। अगर उसका बोन है वीक साइड पे है, कमजोर है, ऑस्टियोपोरोसिस है कैल्शियम की कमी की वजह से, तो उसमें डिफरेंट टाइप के स्क्रूज आते हैं जिससे बोन फॉर्मेशन बढ़ता है। तो ऐसे स्क्रूज लगाते हैं जिस केस में फ्रैक्चर हुआ है बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। और आई थिंक सेकंड क्वेश्चन वाज कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो जैसे ही हम जो स्पाइनल कॉर्ड जो का इंजरी का पेशेंट आता है, तो उसमें भी बहुत सारे मतलब और चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे सडन एक्सीडेंट हुआ और सर्वाइकल स्पाइन जो गर्दन की मणकी में फ्रैक्चर हुआ,
तो पूरा पेशेंट तो हाथ पैर का वीकनेस लेके आएगा जी, क्योंकि जी। अगर यहाँ से पूरा केबल कट गया है तो उसमें साथ साथ में रेस्पिरेटरी फंक्शन भी देखना पड़ता है, ओवरऑल ब्रीदिंग कैसा है, बॉडी का ब्लड प्रेशर ठीक रहता है कि नहीं रहता है, वो सब स्टेबलाइज करने के बाद अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द फ्रैक्चर हम डिसीजन लेते हैं कि तुरंत ऑपरेशन करना है कि थोड़ा वेट करके भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में थोड़ा स्टेबलाइज करके तुरंत ऑपरेशन में ले लेते हैं, क्योंकि एक बार डैमेज हो गया तो वो लाइफ टाइम तक रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जी, जी। तो हमको और आगे ना बिगड़े और उतने जो बिगड़ गया है उसको रिवर्सल का पॉसिबिलिटी रहे, उसके लिए तुरंत ऑपरेशन करते हैं। जी। और बाकी तो डिस्चार्ज का प्रोसेस तो वो तो नॉर्मली रहता है, एक बार स्टेबलाइज हो गया मतलब वो बैठ सकता है और अकॉर्डिंग टू द रिकवरी वो उसका फिर फिजियोथेरेपी चलता है, रोबोटिक फिजियो अगर है अवेलेबल है तो वो भी चलता है, और अगर पेशेंट मूव करना चाहे तो फिर मूव कर सकता है कहीं से। आपको कितने साल हो गए हैं इस फील्ड में अभी एज अ एक्सपर्ट काम करते हुए सर? MBBS हमारा 6 साल का रहता है, 5.5 साल जी। का। उसके बाद मेरा 6 साल का मतलब 5 साल का ट्रेनिंग और उसके बाद 1 साल सीनियर रेसिडेंट करके बोलते हैं वो किया मैंने, तो 12 साल उसमें गए। और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए इधर उधर थोड़ा टाइम गए, उसके बाद अपोलो चेन्नई में ही था मैं, तो 8 साल तो मतलब 6 साल का ट्रेनिंग और 2 साल वहाँ पे, 8 साल अपोलो चेन्नई में रहा। उसके बाद अभी 2 साल ऑलमोस्ट 2 साल से जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद में है जी। तो कुल मिला के तो काफ़ी 15-16 साल हो गए हैं जी। तो इन 15-16 सालों में कोई ऐसे केसेस हैं जो आपको लगता है आपके लिए बहुत मेमोरेबल हैं और हमारे लिए और दर्शकों के लिए भी वो यादगार बन सकते हैं, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले? ऐसा कोई केस है जो आपको याद हो, जो आपके लिए इम्पॉसिबल था लेकिन आपके डिटर्मिनेशन पावर ने उसको क्लियर किया, उस केस को भी सॉल्व किया और एक मिसाल बना, ऐसा कुछ? तो जो भी केसेस करते हैं वो हमारे लिए तो ठीक है, हम तो कर लेते हैं। चैलेंज होता ही है, चैलेंज, हाँ, एवरी केस इज अ चैलेंज, एवरी केस बिहेव्स डिफरेंटली, एवरी केस इज अ चैलेंज। डिटर्मिनेशन चाहिए हमको पेशेंट साइड से, राइट। तो पेशेंट कितना कॉन्फिडेंट है, पेशेंट के रिलेटिव कितने कॉन्फिडेंट है, उनका एटीट्यूड क्या है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दैट चेंजेस द ओवरऑल पिक्चर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल उनसे बढ़ता है, वी आर कॉन्फिडेंट टू ट्रीट द कंडीशन, बट वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। हाँ, तो अगर पेशेंट बोलता है कि आप करो सर, मैं कोशिश करूंगा मेरी तरफ से, सो दैट गिव्स ओवरऑल रिजल्ट टू द फाइनल आउटकम। डॉक्टर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ऑपरेशन के टाइम पे हमको वो साइड का प्रेशर कम रहता है कि ये पेशेंट तो ऑलरेडी मतलब डरा हुआ है, उसमें कुछ और तकलीफ हो गई तो कैसा रहेगा, तो वो झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। अगर वो पेशेंट पॉजिटिव है तो हमको भी पॉजिटिव बूस्ट मिलता है, सर्जरी में हम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, और उसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में वो बहुत इजी स्मूथ हो जाता है। और जो जैसे बोलते हैं हैप्पी साउल गिव्स बेस्ट रिजल्ट्स, तो हम पॉजिटिव है तो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट मिलता है जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि हम अमूमन हमें डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप साल भर में अपना पूरा हेल्थ चेकअप कराइए, पूरा बॉडी का चेकअप कराइए, तो सिर से रिलेटेड ऐसा कौन सा चेकअप हमें करवाना चाहिए कि जिससे हम कहें कि नहीं, हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा अभी तक तो स्पेसिफिक कुछ आया नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है। ओवरऑल हेल्थ चेकअप में सिर्फ बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं और हार्ट का चेकअप ही है। डायरेक्टली हम किसी को नहीं बोलते थे कि आप MRI स्क्रीनिंग, क्योंकि इट्स डिपेंड्स ऑन द कंट्री वाइज, मतलब अगर आप डेवलप्ड कंट्री में है तो पिक्चर डिफरेंट रहता है, डेवलपिंग कंट्री में है तो पिक्चर डिफरेंट रहता है। अभी ऐसा कंडीशन में नहीं है कि हम सब पेशेंट को बोले कि आप साल में एक बार ब्रेन का स्क्रीनिंग करा लो। इट्स अ कॉस्ट। एक सवाल और है, अगर दिमाग को तेज करना हो, क्योंकि दिमाग तेज है तभी आप डॉक्टर बने हैं, ऐसे हमारे सारे दर्शक, अब हर पेरेंट्स एक्चुअली चाहते हैं कि उनके बच्चे जो वो शार्प माइंडेड हों और किसी ना तरीके से अपने दिमाग को मजबूत बनाना बेहद ज़रूरी है, तो क्या दिमाग को मजबूत बनाने का कोई थ्योरी है? वैसे दिमाग को मजबूत बनाने के लिए थियरी तो नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मेडिसिन खाने से स्ट्रांग हो जाएंगे। जी हाँ, हमने होम्योपैथिक में ऐसी दवाइयों के बारे में काफी सुना है। बहुत सारे बाबाज बोलते हैं कि ये खाने से दिमाग स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं है। मेरे ख्याल से दिमाग को मजबूत बनाने के लिए स्ट्रेस फ्री रहना जरूरी है। आपको अटेंशन स्पान कब बढ़ेगा? जब आप
इधर उधर डाइवर्ट नहीं होंगे और आप फोकस्ड काम करेंगे। राइट। आप बोलेंगे कि मैं 10 चीजें कर दूंगा तो वो नहीं हो पाएगा। आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है और उसी दिशा में जाना है, तो आपका एनीवे रिजल्ट वो नैरो पाथ होता जाएगा, तो आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। जी। यस। अब मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमारे बीच ऐसे डॉक्टर बैठे हैं जो आज सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क के बारे में बात करने वाले हैं, स्पाइनल कोड की बात कर रहे हैं, और ये दोनों कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल केसेस में बहुत ज़्यादा इनका इफेक्ट रहता है, जो कि बच्चे आजकल यूथ हेलमेट नहीं लगाते हैं या फिर सीट बेल्ट्स नहीं लगा रहे। तो सर मैं चाहती हूँ, है तो हमारा ये मेडिकल रिलेटेड शो, बट मैं चाहती हूँ ये सोशल मैसेज आपके जरिए तो जरूर हमारे दर्शकों तक जाना चाहिए कि वाई शुड दे वियर हेलमेट एंड दे नीड टू फॉलो दीज काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स इन ट्रैफिक। 75% of cases what comes to the hospital is because of head injury, मतलब न्यूरोसर्जिकल केसेस की बात कर रहा हूँ। दैट इज हेड इंजरी एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ब्रेन ट्यूमर तो सब में नहीं हो जाता है, बहुत इंसिडेंट्स कम है। तो हेड इंजरी में भी टाइप्स होता है, माइल्ड हेड इंजरी, मॉडरेट इंजरी एंड सीवियर। तो जो भी हमने हमारा नोटिस रहा है और लिटरेचर भी है कि जिस पेशेंट ने हेलमेट नहीं पहना है दे आर मोर इनटू द सीवियर हेड इंजरी, और जिसने हेलमेट पहना है और प्रिकॉशंस रखे हैं दे आर गोइंग इनटू द माइल्ड हेड इंजरी। तो हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा चीज सीट बेल्ट, क्योंकि अचानक ब्रेक मारते हैं और एक्सीडेंट होता है, तो फिर अगर सीट बेल्ट नहीं पहना है तो आपका संतुलन बिखरता है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक बार आपका स्पाइन गया मतलब उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। वैसे ब्रेन तो बड़ा है, तो उसमें जो भी पार्ट में डैमेज होगा उसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी। स्पाइनल कॉर्ड हमारा 1 सेंटीमीटर का है, एक बार कट गया तो पूरा आपका हाथ और पैर में पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये सब चीजें इट्स फॉर आवर सेफ्टी एंड आवर फ्यूचर। तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करना चाहती है, आपके पास से कुछ लेना नहीं चाहती है। अगर आप नहीं पहनोगे तो कुछ लेके जाएगी, और पहनोगे तो कुछ आपके फ्यूचर के लिए दे के जाएगी। सर आप स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी बातें हमसे की और बड़ी ही साधारण और सरल शब्दों में बात की, ताकि हमारे दर्शक उन चीज़ों को समझ पाए कि किस तरह मस्तिष्क और जो हमारी स्पाइन है उन दोनों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे डरना नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसका तुरंत समाधान होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आप शो में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज हमारे साथ डॉक्टर आनंद शाह थे हमारे शो में, और उनसे हमने बहुत डिटेल में बात की हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, हमारी रीढ़ की हड्डी के बारे में कि किस तरह की प्रॉब्लम्स है। लेकिन पूरे इंटरव्यू के दौरान जो मुझे सबसे ज़्यादा दिल को छू लेने वाली बात वो लगी कि जब उन्होंने कहा कि एक पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसकी पॉजिटिविटी ही इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि हम अपने काम में कितने सक्सेस होंगे। यानी आप जो पेशेंट बन के डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो पूरी तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण और सोच के साथ डॉक्टर पर भरोसा करे और उसके बाद डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि यही एनर्जी डॉक्टर के काम को सफल बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान देती है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह एक बार फिर आपकी होस्ट उर्दू शिल्पा हाजिर होगी एक नए विषय के साथ और उस विषय से जुड़े नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए आप शिल्पा को इजाजत। नमस्कार।